ये कहाँ का दिखा रहे हैं आप? जी, जी। मैं ये दिखा रहा हूँ और इसी पे आ रहा हूँ। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यमन पे आज 45 हमले पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने किए हैं। लेकिन हूती जो है वो मुसलसल जवाब दे रहा है और जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़े हमले किए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि आज हिज़्बुल्लाह ने भी यही इशारा कर दिया है कि हम अब सीज़ फायर को तोड़ रहे हैं। यानी सीज़ फायर क्या, अब तो सीज़ फायर इज़राइल ने तोड़ ही दिया क्योंकि लेबनान पे भी हमला हो रहा है। ये जो हमले बार-बार मुसलसल अमेरिका और इज़राइल और उधर ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब हम जो है मिडिल ईस्ट में अमन चाहते हैं। तो ये क्या चक्कर है? क्या मुसलमान जो है नहीं, ये लोग हैं कौन जो इफ्तार फिर देते हैं और वो आते हैं और बैठते हैं? ये कैसे लोग हैं? देखिए, आजकल पीआर का जमाना है, समझ रहे हैं आप? अफ्तारी भी आपको ही भिजवानी पड़ेगी और दस्तरखान भी आपको ही भिजवा और खुद ही जाके आपको बैठ के खाना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आजकल पीआर की पॉलिटिक्स हो रही दुनिया में। एक नया ट्रेंड चल गया राजनीति में, पीआर। अब पीआर का टाइम है। लोग तो दलित के घर जाते हैं, खाना पहले से भिजवा देते हैं और उसी थाली को खाते हैं। अपनी थाली पहले ही भिजवा देते हैं, खाना वाना सजा करके, और दलित के घर में बैठ करके उसको खाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है कि उस परिवार की कोई महिला अगर पानी लेके आ गई तो लोग पानी को छूते भी नहीं। ये सब, यही सब धोखा है, यही सब जो है। अब जनता इन सब चीजों से उब चुकी है, इस धोखे से उब चुकी है, इस मक्कारी से उब चुकी है। आप इफ्तार पार्टी जा रहे कर रहे, तो अब ये सब चीजें तो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और इफ्तार पार्टी तो एक पहले ही से पॉलिटिकल स्टंट का माध्यम रमजान में रहता है। इसमें जाकर के कोई बहुत सी चीजें हैं। अब इफ्तार पर क्या बोला जाए, उस पर जो है तरह तरह के अभी तो कम हो गया है थोड़ा, नहीं तो इस पर तो बहुत सियासत होती थी अफ्तार पर। तो अब जाकर के अब बुलाना क्या है? अभी तो ऐसा थोड़ा ही है कि धरती वीरों से खाली है। बहुत से लोग हैं जिनको ट्रम्प पसंद है, बहुत से लोग हैं जिनको बीजेपी पसंद है, बहुत से लोग हैं जिनको मोदी जी पसंद है, तो बहुत से लोग हैं जिनको राहुल गांधी। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उसको इससे मतलब नहीं है कि 46,000 लोग मर गए, लोग भूखे तड़प रहे। उसकी अपनी दुकान चलाने से मतलब है, उसको ट्रम्प को खुश करने से मतलब है। सौगाते ईद भी बट रही है अब तो। हाँ, तो आज मिला ना जुमे की नमाज में सौगाते हिंद। इतना टेरर बनाया, इतना धमकाया और इतना मतलब कोई, हम लोग तो कई साल से नमाज नहीं पढ़ते सड़क पर। उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास करके पूरे देश में आज हमारे यहाँ मस्जिद में 2 बार नमाज हुई। कोशिश लोग कर रहे हैं कि भाई हम 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पढ़ लें नमाज, सड़क पर ना पढ़े। ऐसे भी सड़क पे कौन पढ़ना चाहता है नमाज? हर आदमी को अच्छी सुविधा चाहिए होती है। लेकिन आज जिस तरह की प्रोपेगेंडा देश भर में फैलाया गया कि हम कई साल से लोग मुसलमान अब सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर दिए, खुद ही नहीं, बंद कर जैसे दिए। अवेयरनेस आ रही फजील साहब, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अवेयरनेस आ रही है लोगों में, जान रहे हैं कि साहब नहीं, ये जायज बात नहीं है कि आप सड़क को रोक दें। भाई ठीक है, हमारी नमाज है, लेकिन जो दूसरे आने जाने वाले हैं उनकी तो नहीं है ना। कोई मरीज जा रहा है, कोई एम्बुलेंस को निकलना है, तो ये तमाम अवेयरनेस आई है। लेकिन कुछ हम देख रहे थे कि माहौल बिगाड़ने वाले भी थे। आज मैंने देखा कि शोएब जामई का एक बयान चल रहा था कि साहब नहीं, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे हम तो छत पे, और इस तरह के बयानात। मतलब ये सब बयान देने की, जब मुसलमान खुद कह रहा है कि नहीं 2 शिफ्टों में पढ़ेंगे, हम सड़क पे कहाँ पढ़ रहे हैं, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है, मजबूरी में था। तो ये इस तरीके का बयान जो है वो उकसाने वाली बात, मैंने तो इसको नहीं, बहुत आज कंडेम किया। आज हम हमारे साथ थे वो डिबेट, वो जब बयान दिए तो हम एक ही टीवी पर बैठे हुए थे और वो काफी इस चीज को कुछ लोग वायरल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, इसको वायरल भी कर रहे हैं। देखिए, बिना तैयारी के आप किसी को चैलेंज मत कीजिए। चैलेंज कीजिए तो तैयारी के साथ कीजिए। आपके संवैधानिक अधिकार इस देश में बहुत हैं। आप पहले अपनी तैयारी तो कर लीजिए। नमाज कभी भी मुमताज भाई, हम बचपन से देखते आए हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को मस्जिद के से ज्यादा बाहर मजा आता था नमाज पढ़ने में, जब बच्चे थे तो नमाज जो है बाहर, हमेशा इस बात का ख्याल हर मस्जिद में रखा गया कि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। अरे 2 सब फुटपाथ पे लग जाती है, 2 सब सड़क पे लग जाती है, आधी सड़क तो खाली ही रहती है। ऐसा तो शादियां होती हैं, 4-4 घंटा बैंड बजते हैं,
चलिए ठीक है, धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लग जाए। शादियों में आप देखते हैं सड़कों पर लोग नाच रहे होते हैं 2-2 घंटा खड़े होकर के और जाम लग जाता है। तो ये सब चीजें तो हमारी संस्कृति है, सबको सबने कभी इस पर कोई एतराज हुआ ही नहीं, देश के अंदर किसी ने एतराज नहीं किया। अभी देखिए क्या नाम वो है, आपके बहस में रहे, वो आपकी बहस में रहे, लेकिन उन्होंने एक अलग सा वीडियो बना के पहले जारी किया था और उसके बाद उस पे बहस छिड़ी है। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था अपना अच्छा बयान इस तरीके की जी, उसके बाद वो बहस में बुलाए गए और वो, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूँ फजील साहब। देखिए कोई गलत कर रहा है तो इस्लाम के मानने वाले भी वैसे ही करेंगे। ये असल में ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने साफ साफ कहा है कि जहाँ पे इजाजत नहीं है और वो आपकी मिल्कियत नहीं, आप वहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते, और आपकी वजह से अगर किसी को परेशानी हो, नहीं, देखिए डिस्टर्बेंस हो, ऐसे तो ये सारी ऐसे देखिए ये मस्जिदें को बंद करना चाहते हैं। कल को आ देंगे कि मस्जिदों मत पढ़िए, आप नहीं घर नहीं पर ऐसा, पढ़िए। नहीं, देखिए मुमताज भाई, राजनीति में थोड़ा मेरा अलग तजर्बा है। ये इनका मकसद नमाज सड़क पे रोकना नहीं है, इनका मकसद है आपको उकसाना। बात समझिए, इनका कोई इरादा नहीं है कि सड़क खाली रहे या सड़क पर किसी को तकलीफ ना हो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर, सरकार उनको गड्ढों को तो भर देती है अगर पब्लिक के बारे में सोचती तो। इनका मकसद है आपको उकसाना, आपको उकसा करके आपको कुछ कहलवाना और फिर उस पर डिबेट करना और बातें करना और धीरे धीरे करके आपको नीचा दिखाना। इस बात को समझिए, सियासी बात है ये, इसमें आप जितना पीछे हटेंगे। नहीं मैं वो इंटेंशन समझ रहा हूँ। देखिए इंटेंशन मैं समझ रहा हूँ फजील साहब, लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में, अपनी गलतियों को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, मैं ये भी मान रहा हूँ। मिसाल तौर पर यूपी में दुकानें जिस तरह की गोश्त की थी, वो आप देखिए मक्खियां, गंदगी, और ठेले पे लिए जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता खींच रहा है गोश्त को, फिर वही जाके बिक रहा है। भाई ढक के ले जाओ ना, दुकान को रखो। अगर ये इस तरीके की चीजें, मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं ना उन सब चीजों से देखिए सरकार में समझ रहा हूँ, मैं सरकार का इंटेंशन समझ रहा हूँ। मैंने डिबेट में ये बात कल भी कही, परसों भी कही, लेकिन कुछ चीजें जो नासमझी में हम कर रहे थे और हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो तो ठीक करना चाहिए। आज आप चले जाइए, आपको 75% मुसलमानों कागजात ठीक नहीं मिलेंगे। तो अब भाई आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें कागजात तो किसी के भी ठीक नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान की बात मत कीजिए, फिर वही किसी को नहीं ठीक। अरे भाई किसी के नहीं ठीक, हम कहते हैं साहब फदील के ठीक नहीं तो मैं भी ठीक नहीं कराऊंगा, ये तो बात नहीं हुई। नहीं, सिस्टम नहीं ठीक होने देता है ना, सिस्टम ठीक होने ही नहीं देता है। 10 बार आधार कार्ड आप ठीक कराइए, फिर गलती हो जाती है, फिर गलत आ जाता है। एक सिस्टम बना रखा है कि जितना गलतियां होंगी उतना पैसा मिलेगा। बात समझिए, घूस रिश्वत का मामला है। उन्होंने मतलब गेट इतना छोटा रखा है कि 2 आदमी नहीं घुस सकता उसके अंदर। घुसाना है 10 आदमी को तो पैसा दो भाई, तो घुसोगे तुम, जो पैसा देगा वो घुसेगा। करप्शन की वजह से जो सिस्टम है ना, अब दूध में मान लीजिए एक दूधिया ग्वाला जो है गांव से दूध बाल्टा में लेके आता है, तो उसका दूध तो चेक किया जाता है, वो ज्यादा पानी मिला देगा और क्या करेगा। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सुअर देती है 80 लीटर दूध, समझ रहे हैं आप, गाय देती है 10-20 लीटर दूध, तो सुअर का दूध क्यों नहीं मिला देगा उसके अंदर? ये भी तो एक बात है। उसको तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसमें दूध में कभी किसी पैकेट के दूध को किसी ने जांचा? आज तक किसी अधिकारी को देखा आपने पैकेट की सैंपलिंग करते हुए? किसी बड़ी कंपनी के पैकेट के दूध में क्या है, पाउडर है, मिल्क है, या भैंस का मिल्क है कि सुअर का मिल्क है? अरे आप तो मुझे पैकेट के दूध इस्तेमाल करने पे शक पे डाल दिया। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, इसकी जांच होनी चाहिए। कभी कई बार मैंने अपने आंखों से देखा है कि गांव के ग्वाले बेचारे अपना दूध सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा पानी मिला देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जो लोग डिटर्जेंट और तमाम चीजें, पेस्टिसाइड और क्या क्या यूज कर रहे हैं और बड़े लेवल पर कर रहे हैं, उनको, अच्छा आप मेरी बात में दम है कि नहीं ये बताइए। अगर सुअर 80 लीटर दूध दे रही है तो उस दूध को उसमें क्यों नहीं मिला देंगे? वो क्यों गाय पालेंगे? आपको क्या पता है कि ये दूध सुअर का है कि गाय का है कि भैंस का है? आपको क्या पता है दूध में? अच्छा, उसमें सिर्फ दूध ही नहीं होता है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, मिल्क पाउडर भी होते हैं, तो कई तरह के एसेंस भी होते हैं, कई तरह की चीजों को मिला के बनाया जाता है। तो वो पैकेट के दूध को कभी सैंपलिंग करते मैंने नहीं देखा। बल्कि मेरे गांव में एक बार
ड्रग वो चलिए, जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने आपकी बात की तायीद कर दी है कि नमाज आदि के मुद्दे सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं को दिखाने के लिए उछाले जाते हैं। फदील भाई ने सही कहा है, नमाज अजान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीति का है। नहीं, ये बात मैं खुद मानता हूँ, ये बात मैं नेतागिरी खुद का मानता आइटम हूँ। है ये। ये नेतागिरी का आइटम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि जहां जहां हम गलत हैं फदील साहब, वो हमें भी अपने आप को अगर ठीक करते चले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप को अगर दुरुस्त करने चले, मैं आपको बताऊं, अच्छा ये बताइए, मैं अक्सर देखता हूं कि ईद है या कोई ऐसा है, वो आप स्कूटर पे टोपी सिर्फ लगा लिए, तीन बगैर हेलमेट के भागे जा रहे हैं। एक्सीडेंट भी कई बार होता है, अब त्योहार में ही एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। नौजवान जो मालूम वो ईद मनाने जा रहे थे और वो एक्सीडेंट में मारे गए। तो इस तरह के मैं ये कह रहा हूँ ये कि सब चीजें सब जगह होती हैं, ऐसा नहीं है, होली फिर होली वही में भी सब बहुत जगह, एक्सीडेंट होता है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एहतियात बरती जाए फदील यही साहब तो देखिए, इसमें गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का मकसद क्या है, सब समझिए उस बात। आप शाहीन बाग की हालत देख लीजिए, कितने सफाई कर्मचारी लगे वहां पे, कैसे सफाई कर्मचारी होंगे, 2-3 तो होंगे, ज्यादा वो भी नहीं काम करते। अरे और तो हम कह रहे हैं पॉपुलेशन कितनी है, एमएलए और नहीं एमएलए काउंसलर क्या कर रहे हैं? उनके कोई सुन रहा है? कोई नहीं अरे तो सुनता उनका। फिर वही नहीं सुन रहा है। अरे वो ये कोई बात अपने नहीं, तो गली धरना सुनिए, दे, आप जब तक प्रदर्शन करें। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो जितने अमीर आदमी पॉश बन इलाके जाते हैं। हैं जितने पॉश इलाके हैं दिल्ली के अंदर, वहां एक गली में 10-5 कर्मचारी हैं, वो लगते हैं ईमेल करने। और इतने पढ़े लिखे लोग हैं शाहीन बाग में, वो लोग क्यों नहीं ईमेल करते? और ईमेल वही तो करते मैं भी कह हैं रहा तो हूँ। 5 करोड़ लोग, सुनिए, वक्फ बिल पर 6 करोड़ लोगों ने ईमेल किया, सरकार सुनी उसकी? 6 करोड़ लोगों ने ईमेल किया, सरकार सुनी उसकी? देखिए, ये सारा खेल करप्शन का खेल है। कभी भी आप पेपर बना लो, कुछ भी बना लो, आपकी गलती निकल ही जाएगी। एक सिपाही ने एक गाड़ी रोका, समझ रहे आप, गाड़ी रोका, उसने सारा पेपर दिखा दिया, ओके था। तो उसने कहा चलो ठीक है, सब ठीक है, तुम 50 रुपए दे दो, हम चाय पी लेंगे। बोला कि, तो गुस्सा आ गया उसको, तो उसने कहा कि मेरा सब पेपर ठीक है, तो फिर 50 रुपए क्यों मांग रहे? उसने हेडलाइट तोड़ दिया उसकी, बोला हेडलाइट टूटी नहीं चला सकते, हम चालान करेंगे आपके। अरे ये तो मेरे सामने का वाकया, मैं बचपन का, बस का, मैं बस पे बैठ के इलाहाबाद जा रहा था गांव से, और उसने सारे पेपर दिखाए मेरे सामने, और बंदूक के कुंडा से लाइट तोड़ तोड़ के कहा कि ये देखो लाइट टूटी है, मेरे सामने मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही होता है। टीटी को मैंने देखा, टिकट फाड़ के उससे पैसा मांग रहा है। टिकट दिखाया उसने टिकट फाड़ के फेंक दिया, कर रहा है तुम्हारा तो बिना टिकट हो। ये सब चीजें बहुत बड़े, ट्रेनों से फेंक देते हैं लोग। आपको बता रहे हैं कितने मुसाफिरों को लोगों ने ट्रेन से, चलती ट्रेन से फेंक दिया, वो मर गए और कोई कुछ नहीं हुआ उनका। ये सब चीजें किसी एक पर जोर देने से नहीं होगा। और बड़े बड़े लोग अगर पेपर मांग देना, तो पार्लियामेंट का पेपर नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप? पूरी पार्लियामेंट जो है ना हम लोग की, और कितनी मंदिरों का पेपर नहीं होगा। पेपर ऊपर इस देश के अंदर जानबूझ करके ऐसा भ्रष्टाचार करने के लिए कि आप कुछ कानून बनाए जाते हैं। अच्छा, तो 100 रुपया मतलब किसी गाड़ी की पेनाल्टी 100 रुपया होती, तो हर आदमी सरकार को 100 रुपया दे देता। अब आपने रख दिया 2000 रुपया, तो लोग सोचते हैं कि 2000 क्यों देना, 200 इसी को दे के निकल लो। समझ रहे हैं आप? ये सब चीजें बहुत हाई लेवल पे करप्शन है, और करप्शन की वजह से चाहे आप कितना पेपर अपना बनवा लीजिए,